उत्पादन लागत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन शॉर्ट रन। अल्पकाल में उत्पादन लागत को कैसे हम समझेंगे और अल्पकालीन उत्पादन लागत में कौन कौन सी लागतों को हम सम्मिलित करते हैं, वो इस चैप्टर में कवर करेंगे। बीए फर्स्ट ईयर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लागतों के बेसिक कॉन्सेप्ट को मैंने पिछले वीडियो में क्लियर किया था। कुछ छोटे छोटे टर्म्स थे कॉस्ट्स के, तो उसको हमने कवर किया था। लागत मुख्य रूप से दो टर्म से संबंधित होता है, एक तो लॉन्ग रन से और दूसरा शॉर्ट रन से। अल्पकालीन लागत और दीर्घकालीन लागत, इन दोनों कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरीके से हम कवर करेंगे और अलग अलग वीडियो में इसको हम समझेंगे, क्योंकि एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन शॉर्ट पीरियड एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन लॉन्ग पीरियड दूसरे वीडियो में देखेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी लंबा टॉपिक है, लेकिन इसको अलग अलग पार्ट में समझ लेने से हमेशा के लिए ये क्लियर हो जाएगा और किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। और इसके अंतर्गत जो कॉन्सेप्ट है वो आगे तक के एग्ज़ाम के लिए, अंडर ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, नेट हो, कोई भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो इस वीडियो को आप जरूर अंत तक देखेंगे यदि पूरा अच्छे से समझना है तो। और दूसरी चीज़ की किसी को और को भी इसको शेयर करें जो आपके दोस्त हैं और आपके संपर्क में है, ताकि वो भी इसको समझ सकें। अल्पकालीन उत्पादन लागत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन शॉर्ट रन में अभी हम देखेंगे परिवर्तनशील लागत, वेरिएबल कॉस्ट, स्थिर लागत, फिक्स्ड कॉस्ट, कुल उत्पादन लागत। इन दोनों को जोड़ के जो बनेगा वो कुल उत्पादन लागत होगा। कुल औसत लागत को शॉर्ट में एटीसी, एवरेज टोटल कॉस्ट, और औसत परिवर्तनशील लागत, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बीच क्या संबंध होगा, ये भी हम इसमें देखेंगे। तो इस वीडियो को आप केयरफुली देखिएगा और वन बाय वन समझते चलेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऐसा है कि स्टार्टिंग के यदि कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए तो आगे के कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत होगी। ये ईंट की तरह किसी घर की बुनियाद जैसे बनाई जाती है, एक के ऊपर एक ईंट रख करके तब बुनियाद बिल्डअप होता है। इस तरह से इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट तभी समझ में आता है जब स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट या वन बाय वन समझते चले, तो आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो अपने आप कवर होते जाएंगे। तो इसलिए घबराना नहीं चाहिए और इसको चलते रहना चाहिए। जैसे किसी एक व्यक्ति को गाड़ी सीखना था, स्कूटर, तो उसने गया उस्ताद के पास और कहा कि स्कूटर सीखना है, तो उसने कहा कोई नहीं, सिखा देते हैं। जब वो सीखना शुरू किया तो अभी स्टार्टिंग में ही कहीं लड़ गया, गिर गया, तो फिर वो छोड़ के भाग गया। उस्ताद ने कहा कहाँ जा रहे हो, तो उसने कहा कि नहीं, अब मैं बैठूंगा ही नहीं, अब मैं जब तक सीख नहीं लूंगा तब तक स्कूटर पे नहीं बैठूंगा। मतलब ये कि सीखने में ही उसे चोट लगनी थी और चोट लगने के बाद ही उसे सीखना था। तो उसका कहना था कि सीखने के बाद मैं स्कूटर चलाऊंगा, जो कि वो कभी नहीं कर पाएगा। तो इसी तरह से इसको समझते समझते पढ़ के समझना होगा और धीरे धीरे फिर आप इसके यूज्ड टू हो जाओगे और सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो शुरू करते हैं। अल्पकाल में उत्पादन लागत, शॉर्ट रन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा। तो अल्पकाल से हमारा अभिप्राय उस समयावधि से है जिसमें फर्म द्वारा प्रयुक्त स्थिर साधनों में वृद्धि नहीं लाई जा सकती है। कोई भी फर्म पूर्ति में वृद्धि केवल उत्पादन के वर्तमान प्लांटों के अधिक प्रयोग, कच्चे माल के क्रय तथा अधिक श्रमिकों को रोजगार में लाकर कर सकती है। समयावधि इतनी लंबी नहीं रहती है कि फर्म के स्थिर साधनों जैसे मशीनरी, प्लांट में किसी प्रकार की वृद्धि लाई जा सके। अल्पकाल का अर्थ होता है 2 से 3 वर्ष का समय, और फर्म यदि अल्पकाल में उत्पादन कर रही है तो अल्पकाल में उसके पास 2 तरह के साधन हो जाएंगे। उत्पादन के 2 तरह के साधन होंगे। कौन कौन से? एक तो फिक्स्ड फैक्टर, स्थिर साधन वे होते हैं जिनमें हम अल्पकाल में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, और एक होगा वेरिएबल
अभी हम इसको आगे विस्तार से देखेंगे। वेरिएबल यानी कि परिवर्तनशील साधन, इसी में परिवर्तन ला करके उत्पादक उत्पादन को बढ़ाता रहता है। तो अल्पकाल में जो फैक्टर है, साधन है, वो दो प्रकार के होंगे, स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन। प्लांट उत्पादन की भौतिक इकाई है, जबकि फर्म एक वित्तीय इकाई है जो एक या एक से अधिक प्लांटों का सम्मिलित रूप होता है। इस प्रकार प्लांट के आकार में, साइज में वृद्धि मशीन के क्रय में वृद्धि के द्वारा ही लाई जा सकती है, जबकि फर्म के आकार में वृद्धि उसके या प्लांट के आकार में वृद्धि या और अधिक प्लांटों के क्रय के द्वारा ही लाई जा सकती है। तो यहाँ पे एक और कंसेप्ट है, समझ लेना कि एक तो होता है फर्म, एक होगा प्लांट और एक होगा मशीन। फर्म में अनेक प्लांट हो सकते हैं, कई प्लांट मिलकर के एक फर्म बनता है, और अनेक मशीन मिलकर के एक प्लांट बनता है। तो एक फर्म में कई प्लांट, कई बड़े मशीनरी हो सकते हैं चल रहे हों, और उस प्लांट में कई मशीन कार्य कर रहे हों। तो यदि फर्म के आकार को बढ़ाना है तो हमें प्लांट को बढ़ाना होगा। प्लांट को यदि हम बढ़ाते हैं तो ये माना जाएगा कि फर्म के आकार में वृद्धि हो रही है, और यदि मशीन में बढ़ा रहे हैं, वृद्धि करते हैं, तो प्लांट के आकार में वृद्धि हो सकती है। तो ये तीनों कंसेप्ट समझ लेना चाहिए। और इसके ऊपर होता है इंडस्ट्री। उद्योग जिसे कहते हैं, उद्योग कई फर्मों को मिला करके एक उद्योग बनता है। ठीक है, अनेक फर्म मिलकर के फर्म के आकार में वृद्धि, फर्मों में वृद्धि होगी तो उद्योग के आकार में वृद्धि होगी। तो ये चीजें हमें समझ लेनी चाहिए। अब अल्पकाल में उत्पादन की लागतों को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। एक तो परिवर्तनशील लागत और दूसरा फिक्स्ड कॉस्ट या स्थिर लागत। स्थिर साधनों के उपयोग को, स्थिर साधनों को दिया जाने वाला भुगतान स्थिर लागत कहलाएगा, और परिवर्तनशील साधनों को दिया जाने वाला भुगतान परिवर्तनशील लागत कहलाएगा। जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा कि दो तरह के हमें उत्पादन लागत पढ़ने हैं। एक तो अल्पकालीन शॉर्ट रन कॉस्ट एंड लॉन्ग रन कॉस्ट। यहाँ पे हम केवल शॉर्ट रन कॉस्ट को पढ़ रहे हैं, और शॉर्ट रन कॉस्ट को पढ़ने के लिए हम यहाँ पे ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि शॉर्ट रन में, यानी कि अल्पकाल में उत्पादन के साधन दो तरह के होंगे। एक तो परिवर्तनशील, एक स्थिर। स्थिर साधन होते हैं। स्थिर साधन में क्या होता है कि ऐसे साधन उत्पादन में लगे होते हैं, जैसे भूमि हो गया या मशीनरी प्लांट हो गया। ये ऐसे साधन होते हैं जिनको अल्पकाल में हम चेंज नहीं कर सकते हैं। उत्पादन को यदि बढ़ाना हो तो उसको अल्पकाल में हम चेंज नहीं कर सकते हैं, उसके प्लांट को बढ़ा नहीं सकते हैं। जो परिवर्तनशील साधन होते हैं उसी में वृद्धि की जा सकती है। तो परिवर्तनशील साधन में क्या क्या होते हैं? लेबर होते हैं, रॉ मटेरियल कच्चे माल होते हैं, बिजली का आपूर्ति इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं। तो इस तरह के जो ऐसे साधन, कहने का मतलब ऐसे साधन जो उत्पादन में वृद्धि के लिए तुरंत बढ़ाए जा सके या उत्पादन में कमी करने के लिए तुरंत घटाए जा सके, तो ऐसे संसाधनों को हम परिवर्तनशील संसाधन, जैसा कि शब्द से स्पष्ट है कि जिन संसाधनों में परिवर्तन किया जा सके, यानी कि घटाया बढ़ाया जा सके, ऐसे संसाधन को परिवर्तनशील संसाधन कहेंगे। और ऐसे संसाधन जिनमें परिवर्तन संभव ही ना हो, जैसे भूमि को हम नहीं बढ़ा सकते हैं अल्पकाल में, तुरंत में उत्पादन बढ़ा तो भूमि को नहीं बढ़ा सकते हैं, प्लांट को नहीं बढ़ा सकते हैं, फर्म के आकार को नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे साधन जिनकी मात्रा में जरा भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, उनको हम स्थिर लागत कहते हैं। और स्थिर साधनों को किया जाने वाला भुगतान स्थिर लागत कहलाएगा, परिवर्तनशील साधनों को किया जाने वाला भुगतान परिवर्तनशील लागत कहलाएगा। तो इस तरह से अल्पकाल में दो प्रकार के लागत हमें प्राप्त होते हैं। ये इसको हम एक वन बाय वन देखते हैं। परिवर्तनशील लागत, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? जो उत्पादन के स्तर के साथ परिवर्तित होते हैं, जैसे उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए कच्चे माल
में वृद्धि, श्रमिकों में वृद्धि आदि इन आगतों या साधनों को परिवर्तनीय आगत या परिवर्तनीय साधन कहते हैं, परिवर्तनशील साधन कहते हैं, तथा इन साधनों को भुगतान की जाने वाली राशि को परिवर्तनशील लागत कहते हैं। ठीक है, परिवर्तनशील साधनों को दिया जाने वाला कॉस्ट या पारिश्रमिक परिवर्तनशील लागत कहलाएगा। तो परिवर्तनशील लागत ही मुख्य रूप से अल्पकाल में उत्पादन के फैक्टर होते हैं, उत्पादन को बढ़ाने वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि स्थिर साधनों को हम बढ़ा नहीं सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं, वो फिक्स्ड होते हैं, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वो स्थिर है। तो परिवर्तनशील साधन ऐसे संसाधन जिनको आवश्यकता अनुसार बढ़ाया घटाया जा सके। उदाहरण के लिए कच्चे माल, श्रमिकों की में वृद्धि, कच्चे माल में वृद्धि, ऐसे संसाधन परिवर्तनशील संसाधन कहलाएंगे। इस प्रकार परिवर्तनीय लागत वह लागत है जो उत्पादन के स्तर के साथ प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होती है। उत्पादन की वृद्धि तथा कमी इसमें वृद्धि तथा कमी लाती है। बेन के अनुसार परिवर्तनशील लागत वह लागत है जिसकी मात्रा उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर परिवर्तित होती है। तो इसको चित्र के माध्यम से भी हम यहाँ पे स्पष्ट कर सकते हैं। तो परिवर्तनशील लागत उत्पादन से संबंधित होता है, अर्थात उत्पादन बढ़ता है, आउटपुट, इसको क्यू से हम दिखाते हैं, क्यू को आउटपुट बोलते हैं। आउटपुट यदि बढ़ता है तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट या वेरिएबल फैक्टर, ठीक है, वेरिएबल फैक्टर या परिवर्तनशील साधन, वेरिएबल फैक्टर परिवर्तनशील साधन, इन्हीं साधनों के दम पे अल्पकाल में उत्पादन होता है। क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर क्या होते हैं? स्थिर होते हैं, इनमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, उत्पादक बाउंड होता है, इनको नहीं छेड़ सकता है। केवल परिवर्तनशील साधनों में वृद्धि करके उत्पादन को बढ़ा सकता है। परिवर्तनशील लागत कर्व टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं इसको। टोटल वेरिएबल कॉस्ट को TVC से दिखाते हैं, शॉर्ट में TVC कहेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये याद रखना, आगे हम TVC ही बोलेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जहां TVC बोलेंगे तो समझना कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट या कुल परिवर्तनशील लागत को बताया जा रहा है। तो कुल परिवर्तनशील लागत परिवर्तनशील साधनों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक या भुगतान को यदि जोड़ दें तो कुल परिवर्तनशील लागत हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसको वक्र के माध्यम से चित्र में दिखाया जा रहा है। यदि y अक्ष पे कॉस्ट को दिखाया जाए और x अक्ष पे आउटपुट को, और यहाँ पे कॉस्ट भी क्या है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट y अक्ष पे दिखाया गया है। तो वक्र कुछ इस तरह का बनेगा, पहले ऊपर उठता हुआ, फिर एक समय पर नीचे गिरता हुआ, फिर तेजी से ऊपर उठता हुआ। यानी कि पहले जीरो है और उत्पादन यदि जीरो है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? जीरो होगा। और उत्पादन जैसे जैसे बढ़ेगा, यानी कि Q उत्पादन जैसे जैसे बढ़ेगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो इसका सीधा संबंध उत्पादन से होता है। इसलिए ये कर्व जीरो से स्टार्ट होकर के शुरू होगा और जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा ये सीधा बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं स्थिर लागत, फिक्स्ड कॉस्ट। स्थिर लागत अर्थात उत्पादन में जो स्थिर साधन है उनको किया गया भुगतान या उनके लिए जो खर्चा उत्पादक करता है वो स्थिर लागत कहलाते हैं। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनको अल्पकाल में उत्पादक बदल नहीं सकता है, जैसे भूमि, प्लांट। ये ऐसे संसाधन है जिनको हम अल्पकाल में चेंज नहीं कर सकते क्योंकि समय बहुत कम होता है उत्पादक के पास। तो इसलिए वो इन संसाधनों में परिवर्तन नहीं कर सकता है, जैसे भूमि हो गया, मशीन हो गया, है ना। तो ऐसे संसाधनों को नहीं बदल सकता है कैपिटल, ऐसे संसाधनों को रातों रात बढ़ाया नहीं जा सकता है, इसलिए इसको स्थिर लागत कहते हैं। स्थिर लागत मतलब फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट जो फिक्स्ड फैक्टर, स्थिर साधनों को जो पारिश्रमिक दिया जाता है वो स्थिर लागत कहलाते हैं, जिसका उत्पादन से कोई संबंध नहीं होता है। आउटपुट से इसका कोई संबंध नहीं होता है। किसका? फिक्स्ड कॉस्ट का, FC का कोई संबंध आउटपुट से नहीं होता है। यदि उत्पादन जीरो है तो भी उसे एक निश्चित जो उसकी लागत है
वो देना ही होगा। जाहिर सी बात है, यदि कोई फर्म लगा हुआ है तो वो किराया जमीन का दे रहा है, तो उत्पादन ना भी करे तभी उसे किराया देना पड़ेगा। बिजली का बिल उसे तब भी देना पड़ेगा, रख रखाव मशीनों का उतना उसे उठाना पड़ेगा। कोई यदि चौकीदार रखा है तो उसको उसका वेतन देना पड़ेगा, चाहे उत्पादन हो या ना हो। तो कुछ ऐसे साधन होते हैं जिनका उत्पादन से कोई संबंध नहीं होता है, उसको केवल उतना उत्पादक उठाता है, उसके उत्पादन के घटने बढ़ने से कोई संबंध नहीं होता है, वह लागत स्थिर होती है। यदि उसकी लागत मान लिया कि 100 करोड़ रुपए स्थिर लागत, तो 100 करोड़ रुपए उत्पादन जीरो होने पर भी होगा या उत्पादन अनंत होने पर भी 1 लाख 2 लाख करोड़ अरब होने पर भी उतना ही उसका फिक्स्ड कॉस्ट रहेगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट स्थिर रहता है। तो इसलिए जो स्थिर लागत होता है वो उसका उत्पादन से कोई संबंध नहीं होता है, और इसलिए इसको हम स्थिर लागत कहते हैं। ठीक है। अब प्रोफेसर बेन कहते हैं स्थिर लागत वह लागत है जिनकी कुल राशि अल्पकाल में उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर भी पूर्णतया अपरिवर्तित रहती है। उत्पादन की मात्रा चाहे जितना परिवर्तन हो रहा हो, लेकिन स्थिर साधन या स्थिर लागत पूरी तरह से अपरिवर्तित रहती है। मार्शल ने इस लागत को पूरक लागत कहा कि ये ऐसे व्यय हैं जिनके ऊपर उत्पादन की मात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे उत्पादन हो या नहीं हो, यह लागत फर्म को वहन करनी पड़ेगी। परिवर्तनीय लागत को मार्शल ने प्रारंभिक लागत या प्रत्यक्ष लागत कहा। ठीक है, इसको चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। स्थिर लागत, टोटल स्थिर लागत यानी कि सभी स्थिर साधनों को दिया गया पारिश्रमिक को जोड़ दिया जाए तो हमें प्राप्त हो जाएगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, कुल स्थिर लागत। जैसे भूमि को कितना दिया गया, या मशीन के रख रखाव में कितना खर्चा आया, बिजली का बिल कितना आया, क्योंकि बिजली का बिल यदि मशीन नहीं चल रहा तब भी थोड़ा बहुत तो आएगा ही, तो वो कितना आया, तो वो सारी चीजों को जोड़ दें, कितना कितना बिल किसका दिया गया, तो वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा। बहुत जाहिर सी बात है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को चित्र के माध्यम से दिखा सकते हैं। जैसे वाई अक्ष पर, ये वाई अक्ष है, इस पे हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट या कॉस्ट को दिखाएं, और ये एक्स एक्सिस है, इस पे उत्पादन को दिखा रहे हैं। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एक्स एक्सिस के समानांतर होगा। जैसा कि यहाँ मान लेते हैं सी से स्टार्ट हो रहा है, और सी से स्टार्ट होकर के ये TFC से दिखाया गया है। ये हर उत्पादन के स्तर पे एक समान है। यदि उत्पादन यहाँ 100 इकाई है, या 200 इकाई है, या यहाँ 300 इकाई है, लेकिन लागत कितना है, OC यदि यहाँ मान लिया जाए OC 10 है, तो लागत 10 है, चाहे वो 200 इकाई हो तो भी उतना ही है, 300 इकाई हो तो भी उतना ही है। तो इसलिए यह पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के, और यदि उत्पादन जीरो हो तो भी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 10 ही होगा, अर्थात फिक्स्ड कॉस्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उत्पादन चाहे जितना हो। अब कुल उत्पादन हमने अभी देखा दो तरह के, अल्पकाल में 2 तरह के लागतों को। ठीक है, कौन कौन से? एक तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट TVC, और एक देखा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत। परिवर्तनशील लागत क्या है? परिवर्तनशील साधनों, लेबर, कच्चे माल इत्यादि को दिया जाने वाला पारिश्रमिक खर्चा भुगतान क्या होगा? टोटल परिवर्तनशील लागत TVC। स्थिर साधनों को, प्लांट, मशीनरी, भूमि को लगान इत्यादि को भुगतान किए गए राशि को यदि जोड़ लें तो TFC हो जाएगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा। तो इन दोनों को यदि हम जोड़ लेंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल कॉस्ट। यह टोटल कॉस्ट होगा जो उत्पादक भुगतान करता है या उत्पादक के सिर पे पड़ता है। ये टोटल कॉस्ट, इसको शॉर्ट में TC कहते हैं, टोटल कॉस्ट। ठीक है, इन दोनों लागतों को यदि जोड़ दें तो हमें कुल लागत प्राप्त हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक है, TC इक्वल टू TFC प्लस TVC। ठीक है, इसमें TFC के संबंध में हम लोगों ने अभी यह कहा कि उत्पादन के स्तर का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे उत्पादन हो या नहीं हो, चाहे 1 इकाई या असीमित इकाई का उत्पादन हो, कुल स्थिर लागत स्थिर रहेगी।
उसमें कोई चेंज नहीं होगा, परंतु परिवर्तनशील लागत टीवीसी उत्पादन के स्तर से प्रभावित होती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि टीसी के ऊपर उत्पादन के स्तर का प्रभाव पड़ेगा, पर उत्पादन के शून्य होने पर उत्पादन लागत स्थिर लागत के बराबर होगी। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि टोटल कॉस्ट तभी बदलेगा जब टीवीसी बदलेगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बदलेगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा तो टोटल कॉस्ट बढ़ेगा, और यदि टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो होता है, यह कब जीरो होगा? जब आउटपुट जीरो होगा, उत्पादन जीरो होगा, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो होगा, अभी हमने पीछे बताया। तो टीवीसी यदि जीरो होगा तो जाहिर सी बात है टीसी, जो कि एक मिनट, जो कि टीसी जो कि टीएफसी और टीवीसी का योग है, तो यदि टीवीसी जीरो हो जाता है तो टोटल कॉस्ट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि उत्पादन जीरो हो गया, तो कुल मिला के उत्पादन जीरो हो जाए तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो जीरो हो जाएगा, लेकिन टोटल कॉस्ट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होगा, क्योंकि उत्पादक के टोटल फिक्स्ड कॉस्ट स्थिर लागत का उत्पादन से कोई संबंध नहीं होता है, आउटपुट से कोई संबंध नहीं होता है, उसे उतना लागत वहन करना ही होता है, और यही टोटल कॉस्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने लगेगा वैसे वैसे टीसी बढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि यह टीएफसी तो है ही इसके पास टीवीसी भी जुड़ने लगेगा। ठीक है, ये बढ़ेगा तो ये जाहिर सी बात है बढ़ेगा। तो ये यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट है, इसको चित्र के माध्यम से भी हम अब टोटल कॉस्ट को, दोनों के योग को चित्र में योग कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कैसे ये कार्य करता है। चित्र में हमने पहले खींचा है ओ क्यू, इस पे लागत, वो वाई अक्ष पे लागत को दिखाया गया है। ठीक है, और ओ एक्स अक्ष पे उत्पादन की मात्रा को दिखाया गया है। टीवीसी हमने देखा कि टीवीसी उत्पादन से संबंधित होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट परिवर्तनशील लागतें उत्पादन से संबंधित होती हैं। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है वैसे वैसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता जाएगा। टीवीसी ऊपर की ओर देख रहे हैं, जीरो उत्पादन है तो जीरो होगा, बढ़ेगा उत्पादन तो ये भी बढ़ेगा। जैसे ओ क्यू वन पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है? Q1 A। ठीक है, और यदि उत्पादन बढ़ के ओ क्यू टू हो गया तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट Q2 B पे आ जा रहा है। ठीक है, तो OQ1 इज लेस देन Q2 B। क्यों? क्योंकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गया उत्पादन के बढ़ने के साथ ही। दूसरी ओर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की क्या स्थिति है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट OL पर स्थिर है, चाहे उत्पादन OQ1 हो चाहे उत्पादन OQ2 हो। ठीक है, OQ1 और OQ2 तो दोनों में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा? OL होगा, और यदि उत्पादन जीरो हो तो भी ये OL ही होगा, यानी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट OL पे स्थिर रहेगा, इसलिए इसको पैरेलल खींचा गया है एक्स एक्सिस के। अब हम इन दोनों का योग कर लेंगे, और दोनों का योग जब करेंगे तो ये देखेंगे कि कैसे टोटल कॉस्ट निकलेगा। योग हम इस हिसाब से अभी जैसे कि है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होता है कुल लागत। तो जाहिर सी बात है कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से शुरू होगा टोटल कॉस्ट। यदि उत्पादन जीरो है तो अभी हमने देखा कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होगा, इसलिए टोटल कॉस्ट OL पे होगा, यानी कि उत्पादन जीरो है तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होगा, और ये बराबर होगा OL के। क्यों? क्योंकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो है। क्यों? क्योंकि आउटपुट Q इक्वल टू जीरो है। अब जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा तो टीवीसी बढ़ेगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, और इसलिए इसका प्रभाव ये होगा कि टोटल कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो इसीलिए टोटल कॉस्ट बिल्कुल इसी के टीवीसी शेप के L से स्टार्ट होकर के जाएगा, और ये कहलाएगा टोटल कॉस्ट, जिसमें दोनों का योग हो जाएगा। जैसे यदि जीरो है उत्पादन तो टोटल कॉस्ट OL के बराबर होगा, जो कि TFC के बराबर होगा, स्थिर लागत के बराबर होगा। यदि उत्पादन OQ1 है तो OQ1 उत्पादन पर
टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है, तो Q1A है, ये इतना है। और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, तो Q1L1 है, Q1L1 है। अब इन दोनों को जोड़ दें तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगा, यानी कि Q1A प्लस Q1L1 इक्वल टू Q1R1। ठीक है, इसमें ये Q1A1 टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में जोड़ देंगे जो R1 के बराबर होगा, यानी कि Q1A इक्वल टू L1R1। ये क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है समझने में, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे इसको। तो टोटल कॉस्ट दोनों को कैसे ऐड करेंगे और हमें टोटल कॉस्ट कर्व यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि टीसी से यहाँ पे दिखाया गया है। और ये जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा टीवीसी बढ़ेगा, और टीवीसी के कारण टोटल कॉस्ट बढ़ेगा, टीसी बढ़ेगा। ठीक है, अब औसत लागतें, अब जो भी हमने लागत पढ़ा, तीन तरह के लागत अभी हमने पढ़ा, कौन कौन सा, एक तो टोटल कॉस्ट, एक टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और यही था प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब इन्हीं का हम निकाल लेंगे एवरेज कॉस्ट, इन तीनों का एवरेज भी निकल जाएगा, एवरेज कॉस्ट निकालेंगे। औसत लागतें जिसको कहते हैं, ये कैसे निकलेगा अभी हम इसको देखते हैं। तो औसत लागत को भी दो भागों में बांटा जा सकता है, औसत स्थिर लागत, औसत और औसत परिवर्तनशील लागत, AFC और ABC। ठीक है, ये कैसे निकलेगा, ये कुछ इस तरह का निकलेगा। औसत स्थिर लागत क्या है, पहला देखते हैं औसत स्थिर लागत। औसत स्थिर लागत कुल स्थिर लागत में, कुल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में यदि हम भाग दे देंगे उत्पादन की इकाइयों का, तो हमें एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकल जाएगा। ठीक है, और इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू TFC अपॉन Q। ये प्रति इकाई स्थिर लागत को बताएगा। तो औसत हम कैसे निकालते हैं, हम सब जानते हैं कि कुल लागत में हम इकाइयों से भाग दे देते हैं। तो यदि औसत स्थिर लागत निकालना है तो कुल औसत लागत में उत्पादित इकाइयों से भाग दे दे तो प्रति इकाई स्थिर लागत हमें प्राप्त हो जाएगा। और इसे सूत्र के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, AFC इक्वल टू TFC टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन Q। AFC मतलब औसत स्थिर लागत, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, TFC मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन Q। Q क्या, वस्तु की मात्रा या इकाइयां है। ठीक है, अब ये कैसे इसको दिखा सकते हैं, ये यहाँ पे दिखाया गया है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, चूंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट स्थिर होता है और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में हम भाग देते हैं उत्पादन का, यही होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो कहने मतलब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन Q। इस इकाइयों से हम भाग देते हैं तो निकलता है। ये AFC वक्र है, वो ये इस तरह का, इस चांद के शेप का क्यों होगा, लगातार नीचे गिरता हुआ दिखाया गया है। इस पे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट दिखाया गया है y अक्ष पे, और x अक्ष पे उत्पादन की इकाइयां दिखाई गई हैं। इसको ध्यान से देखिए। अभी कुल स्थिर लागत जैसा कि हम पढ़ रहे थे, कुल स्थिर लागत कैसा था, तो ये पैरेलल था x एक्सिस के। ठीक है, उत्पादन चाहे जितना भी हो, इस पे आउटपुट दिखा रहे थे और इस पे TFC टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दिखा रहे हैं। ये मान लो 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये मान लीजिए कि 100 के बराबर है फिक्स्ड कॉस्ट। उत्पादन चाहे 0 हो, चाहे कितना भी हो, Q1 हो, Q2 हो, कितना भी हो, फिक्स्ड है 100। तो 100 में यदि मान लो ये Q1 10 है, Q2 20 इकाई दिखा रहा है, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे हम निकाल रहे हैं, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में भाग दे रहे हैं इकाइयों का। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, यहाँ पे 100 है, तो पहले मान लो 10 इकाई उत्पादन हो रहा है, तो कितना आएगा, 10 आएगा। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितना आएगा, 10 आएगा। अब मान लो 20 इकाई उत्पादन बढ़ा के 20 इकाई कर दी गई, तब अब 20 इकाई से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। अब और इकाइयों को बढ़ाते जाएंगे तो और ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट घटता जाएगा। तो उत्पादन जैसे जैसे बढ़ेगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट घटता जाएगा, क्योंकि ये सूत्र बता रहा है
एवरेज कॉस्ट हमेशा घटता जाएगा। कारण क्या है? कारण ये है कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट टीएफसी स्थिर है, टीएफसी फिक्स है, जबकि उत्पादन बढ़ रहा है। तो जब नीचे का हिस्सा बढ़ता जाएगा, उत्पादन बढ़ता जाएगा, तो टोटल मान क्या हो जाएगा? घटता जाएगा। तो जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जाएगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट घटता जाएगा, और इसीलिए इस वक्र का जो शेप है वो चांद के आकार का होगा, निरंतर नीचे गिरता हुआ, यानी कि एक्स एक्सिस की तरफ के आधार अक्ष के करीब आता जाएगा। आधार अक्ष पे टच नहीं करेगा, लेकिन आधार अक्ष के करीब आता जाएगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। यानी कि कुल मिला के एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का शेप जो होता है वो एल आकार का होता है। ठीक है, धीरे धीरे वो एल बन जाता है, यानी कि जो एक्स एक्सिस है उसके करीब आता जाता है। ठीक है, ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होता है। तो ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का चित्र के माध्यम से प्रदर्शन था। अब सेकंड था टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जैसा कि अभी मैं फिर से लिख दूं, टोटल कॉस्ट दोनों का जोड़ था, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का तो औसत लागत निकल गया, क्या हुआ? एएफसी अभी हमने देख लिया, औसत स्थिर लागत, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट का हम औसत लागत देखेंगे, यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो कुल औसत, कुल इस परिवर्तनशील लागत में यदि उत्पादन की गई इकाइयों से भाग दे दें तो जो प्राप्त होगा वो औसत परिवर्तनशील लागत कहलाएगा, या प्रति इकाई औसत परिवर्तनशील लागत कहलाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिखाया गया है, और इसको हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को लिख सकते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट में इकाइयों से भाग दे देंगे, उत्पादन की इकाइयों से भाग दे दें तो हमें प्राप्त हो जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक, अब इसको चित्र के माध्यम से भी समझाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे औसत परिवर्तनीय लागत के ऊपर उत्पादन के नियमों का प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हमने देखा कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उत्पादन जीरो हो तो भी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जितना है उतना पे स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहता है। लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? ये परिवर्तनीय रहता है, वेरिएबल रहता है, और उत्पादन के साथ आउटपुट से संबंधित होता है। आउटपुट के बदलने पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है। ठीक है, अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट को एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट में उत्पादन की इकाइयों से भाग दे देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट में उत्पादन की गई इकाइयों से भाग दे दें तो हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एवीसी प्राप्त हो जाता है। एवीसी का शेप कुछ इस तरह का होगा, पहले नीचे गिरता हुआ फिर ऊपर होता हुआ होगा, यानी कि यू आकार का होता है। एवीसी का शेप क्या होता है? यू आकार का होता है, इस तरह का होता है। ये ऐसा क्यों होता है? यू आकार का क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब उत्पादन शुरू होता है तो शुरू में जो इकाइयां हैं बहुत तेजी से बढ़ती हैं, कम लागत में ज्यादा इकाइयां उत्पादित होती हैं, और इसलिए जब हम एवरेज कॉस्ट निकालते हैं तो घटता हुआ निकलता है, क्योंकि लागत जिस हिसाब से बढ़ता है उस हिसाब से उससे कहीं तेज हिसाब से उत्पादन बढ़ता है। ठीक है, उससे तेज गति से उत्पादन बढ़ता है। हम जब पैमाने का प्रतिफल पढ़ रहे थे या शुरू में कॉस्ट भी हमने जब पढ़ाया था तो हम बार बार ये पढ़ा रहे थे कि उत्पादन हमेशा 3 स्तर पे काम करता है। एक तो इंक्रीजिंग, बढ़ते, इंक्रीजिंग, दूसरा है कांस्टेंट, और तीसरा है डिक्रीजिंग रिटर्न्स। तो प्रारंभ में कोई भी फर्म प्रारंभ में इंक्रीजिंग रिटर्न के स्टेज में रहता है। शुरू में मशीनें नहीं होती हैं, उत्पादक नया होता है, कच्चे माल नए होते हैं, और स्टार्टिंग में जिस हिसाब से साधनों को बढ़ाया जाता है, श्रम को, कच्चे माल को, मशीन को शुरू किया जाता है उत्पादन के लिए, उस जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है उत्पादन उससे कहीं ज्यादा अनुपात में बढ़ता है। तो जिसके कारण जो उत्पादन है इससे हम यदि टोटल वेरिएबल कॉस्ट में भाग देते हैं तो बढ़ते हुए उत्पादन से जब टोटल वेरिएबल में भाग देंगे तो वो घटता हुआ आता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट घटता हुआ आएगा। तो इसलिए
यही कारण है कि इंक्रीजिंग रिटर्न मिलने के कारण या डिक्रीजिंग कॉस्ट के कारण ह्रासमान लागत नियम या वृद्धमान प्रतिफल का नियम लागू होने के कारण जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है शुरू में गिरेगा। एक स्टेज आएगा थोड़े समय के लिए कि वो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि मशीनरी का और श्रमिकों का और जो भी उत्पादन के साधन है उनका फुल यूटिलाइजेशन होने लगेगा। तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि जितने मात्रा में साधनों को बढ़ाएंगे उत्पादन फिर उसी अनुपात में बढ़ेगा, यानी कि उत्पादन के बढ़ने की गति थोड़ी कम हो जाएगी और जिस अनुपात में साधन बढ़ेंगे उसी अनुपात में उत्पादन बढ़ेगा। तो वो एक स्टेज ऐसा आता है जहां स्थिर हो जाता है, ये न्यूनतम बिंदु पे स्थिर हो जाता है उत्पादन और साधन का अनुपात। इसके बाद यदि और उत्पादन बढ़ाया जाता है तो ये कह सकते हैं कि जो रिसोर्सेस है, उत्पादन के साधन है, उनका ओवर यूटिलाइजेशन होने लगता है। तो ऐसे में जो लागत है, जिस अनुपात में साधनों को बढ़ाते हैं या लागतों को बढ़ाया जाता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है, उत्पादन उससे कम अनुपात में बढ़ता है। तो जाहिर सी बात है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा तेजी से बढ़ने लगा, यानी कि ऊपर का हिस्सा ज्यादा तेजी से बढ़ने लगा तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो ये 3 स्टेज में ये आगे बढ़ता है और यही कारण है कि ये यू आकार का शेप बनाता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है औसत कुल लागत। अब ये जो कि अभी हमने देखा, ये 3 लागतों को हम पढ़ते आ रहे हैं। 3 लागत मतलब उन्हीं 2 लागतों का एक टोटल है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इन्हीं दोनों को मिला करके कुल लागत बना है। तो हमने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट देख लिया, औसत लागत देख लिया, और ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट का एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एवीसी एएफसी देख लिया। अब टोटल कॉस्ट का एवरेज कॉस्ट देखेंगे या टोटल एवरेज कॉस्ट देखते हैं या एवरेज कॉस्ट देखते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। एवरेज कॉस्ट ही मेन होता है, एवरेज कॉस्ट इक्वल टू एएफसी प्लस एवीसी। अब इसको हमें देखना है, तो इसको देखने के लिए जाहिर सी बात है कि कुल लागत में, यानी कि इन दोनों के जोड़ में कुल लागत में उत्पादित की गई इकाइयों से यदि भाग दे दिया जाए, यानी कि टोटल कॉस्ट में उत्पादित की गई इकाइयों से भाग दिया जाए, तो जो प्राप्त होगा वो एवरेज कॉस्ट या टोटल एवरेज कॉस्ट कहलाएगा। बहुत सीधी सी बात है। तो इसे हम कहेंगे प्रति इकाई लागत। प्रति इकाई लागत को ऐसे हम निकाल सकते हैं। अब इसको हम जो यहाँ दिखाया जा रहा है उसके हिसाब से देखते हैं। ये यहाँ पे दिखाया गया है एटीसी या एवरेज कॉस्ट, ठीक है। एवरेज कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन क्यू इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन क्यू प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्यू। क्योंकि जो एवरेज कॉस्ट है वो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का ही योग होगा। तो इसलिए टोटल कॉस्ट में जब क्यू से भाग देंगे तो ये जोड़ हो जाएगा, और हम पहले देख चुके हैं कि ये टोटल कॉस्ट अपॉन क्यू एवरेज कॉस्ट को दिखाएगा और ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन क्यू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को दिखाता है, पीछे हमने देखा। और ये टोटल टीवीसी अपॉन क्यू एवीसी को दिखाएगा। तो इन दोनों का जोड़ टोटल एवरेज कॉस्ट कहलाएगा, एएफसी और एवीसी का जोड़। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि औसत लागत, औसत स्थिर लागत तथा औसत परिवर्तनशील लागत का योग होगा। इस तरह से हम इसमें दिखा सकते हैं और इसको हम स्पष्ट भी कर सकते हैं। इन दोनों का योग मिल करके एवरेज कॉस्ट बनेगा। इसको भी हम चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे हमने एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को देखा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व को देखा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व को देखा, इसी प्रकार आप एवरेज कॉस्ट कर्व को भी देखेंगे। एवरेज कॉस्ट कर्व किसका किसका जोड़ है? तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व का और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व का जोड़ होगा, जो ये दिखाएगा कि पहले नीचे गिरेगा और फिर ये ऊपर उठता हुआ होगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे टोटल कॉस्ट तो उसमें हम देख रहे थे कि टोटल कॉस्ट बराबर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होगा यदि इफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 0। तो लेकिन टोटल कॉस्ट का में परिवर्तन होगा जैसे जैसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट बदलेगा, ठीक है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट में चेंज जैसे जैसे होगा
वैसे वैसे टोटल कॉस्ट में चेंज होगा। तो हमने देखा कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट से रिलेटेड था एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट किस आकार का था? यू आकार का। अभी हमने देखा यू शेप का था, ये हमने ऐसे बनाए थे, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट लिख रहे थे, पीछे देख सकते हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से जो एवरेज कॉस्ट होगा वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के आकार का होगा, क्योंकि इसी के हिसाब से ये बदल रहा है। तो जाहिर सी बात है एवरेज कॉस्ट भी शुरू में गिरेगा और उसके बाद एक स्तर पे स्थिर होकर के फिर ऊपर की बढ़ेगा। ये बिल्कुल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को फॉलो करेगा। हालांकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ही एवरेज कॉस्ट कर्व नहीं होगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ही एवरेज कॉस्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एवरेज कॉस्ट में एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी जुड़ा होगा, लेकिन ये स्थिर होगा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट गिरता हुआ होगा और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को ये फॉलो करेगा, एवीसी। इन तीनों को हम यहाँ पे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे। अब तीनों वक्रों को हम यहाँ पे लाए हैं। हमने देखा कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एल शेप का होता है, शेप इसका एल होता है, ये कुछ इस तरह का होता है, यानी कि एक्स एक्सिस के करीब आता जाता है, ऐसे इसको कहते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। हमने देखा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कुछ ऐसे होता है, नीचे गिरता हुआ फिर तेजी से ऊपर उठता हुआ, ए वी सी। ठीक है, एक सेकंड, ये इसको हम थोड़ा और ऊपर बढ़ाना, ये मान लो वाई एक्सिस है, तो ये हो गया, ये जीरो पे हो गया। तो जैसे जैसे उत्पादन, इस पे आउटपुट है और इस पे कॉस्ट है, तो जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट शुरू में गिरेगा, फिर एक बिंदु पे आकर के ऊपर की ओर बढ़ेगा और इन दोनों को जोड़ करके एवरेज कॉस्ट बना है। जैसा कि टोटल कॉस्ट बराबर था टीएफसी प्लस टीवीसी, इसी प्रकार एवरेज कॉस्ट बराबर होगा एएफसी प्लस एवीसी। अभी हमने पीछे देखा, तो इन दोनों वक्रों का जोड़ एसी कहलाएगा। ठीक है, इन दोनों का जोड़ एएफसी और एवीसी का जोड़ एसी कहलाता है। तो इन दोनों का जोड़, इन दोनों वक्रों को जोड़ करके हम एसी वक्र निकालेंगे। तो जाहिर सी बात है एसी वक्र एएफसी और एवीसी के ठीक ऊपर होगा। ये भी यू आकार का होगा, ये भी नीचे गिरता हुआ होगा शुरू में, फिर एक न्यूनतम बिंदु के बाद फिर ऊपर की ओर उठता हुआ होगा। क्यों? इसका कारण यह है कि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है तो पहले तो दोनों गिर रहे हैं। कौन कौन सा? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी गिर रहा है, ये तो लगातार गिर ही रहा है, हमेशा गिरता ही जाता है जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है। दूसरा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी गिर रहा है एक सीमा तक, जैसे कि उत्पादन के इस स्तर तक गिर रहा है। ठीक है, उत्पादन का स्तर Q1 माना जाए तो यहां तक गिर रहा है, तो यहां तक दोनों गिर रहा है, इसलिए इन दोनों का प्रभाव ये रहेगा कि एवरेज कॉस्ट भी गिरेगा, तो इसलिए यहां तक ये गिर रहा है। ठीक है, लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट Q1 के बाद बढ़ना शुरू होता है और इस, मान लो ये R बिंदु है, इस बिंदु पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बराबर हो जाते हैं। लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट लगातार बढ़ता हुआ है, Q1 के बाद बढ़ रहा है, लेकिन Q1 के स्तर के बाद भी एवरेज कॉस्ट गिर रहा है। इसका कारण यह है कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट में गिरने की गति ज्यादा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में बढ़ने की गति से। ये ज्यादा है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट में गिरने की गति ज्यादा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में बढ़ने की गति से, इसलिए इसको वो कैंसिल करते हुए भी टोटल इफेक्ट एवरेज कॉस्ट पे गिरने की रखता है, इसलिए एवरेज कॉस्ट अभी भी गिर रहा होता है। जब ऐसी स्थिति पे, जैसे Q1 के स्टेज के बाद जो बढ़ने की गति है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की, वो अधिक हो जाए एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के घटने की गति से, तो निश्चित रूप से टोटल इफेक्ट एवरेज कॉस्ट जो दोनों का योग है वो बढ़ना शुरू कर देगा। इसलिए Q2 के बाद या इस R बिंदु के बाद एवरेज कॉस्ट तेजी से बढ़ता है और
ये आगे चल के एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के करीब आता जाता है। आप चित्र में ये भी देख रहे होंगे कि जो एवरेज कॉस्ट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ये नजदीक होते जा रहे हैं आगे चल के। उसका कारण ये है कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बहुत कम होता जा रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच जो गैपिंग था वो इसी के कारण था, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के कारण था। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा था तो इसलिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जुड़ रहा था और यही नतीजा इस एवरेज कॉस्ट को बना रहा था। तो पहले ज्यादा था तो इसलिए इनमें दूरी ज्यादा थी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट में दूरी ज्यादा थी। क्योंकि एवरेज कॉस्ट अब धीरे धीरे खत्म होने लगा है, कम होने लगा है, तो इसलिए ये एक दूसरे के नजदीक आना शुरू कर देंगे और यही कारण है कि ये धीरे धीरे नजदीक आने लगते हैं एक सीमा के बाद। जैसे जैसे एवरेज कॉस्ट जितना ही कम होता जाएगा ये दोनों उतना ही नजदीक आते जाएंगे, हालांकि टच नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एवरेज कॉस्ट जीरो नहीं होगा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जीरो नहीं होगा। एक्स एक्सिस के करीब तो आएगा लेकिन ये जीरो नहीं होगा। तो यही कारण है कि एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी कहीं एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कुल औसत लागत एवं औसत परिवर्तनशील लागत। एक और चीज, अभी हम देखें एवरेज कॉस्ट जो दोनों का योग था, एवरेज कॉस्ट या टोटल कॉस्ट से ही एवरेज कॉस्ट बना है। जब इकाइयों से भाग दे देते हैं कुल लागत में तो एवरेज कॉस्ट बन जाता है। और ये दो लागतों से मिलकर बना था, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, या ये होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो जो एवरेज कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट ये दीर्घकाल में से भी संबंधित कॉस्ट है और अल्पकाल से भी संबंधित कॉस्ट है। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट में पाया जाता है, दीर्घकाल में भी और अल्पकाल में भी। तो इसलिए इसको ध्यान में रखना है। और एक होता है मार्जिनल कॉस्ट जो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मार्जिनल कॉस्ट भी शॉर्ट रन कॉस्ट से भी संबंधित होता है, अल्पकालीन लागत से संबंधित होता है और लॉन्ग रन कॉस्ट से भी संबंधित होता है मार्जिनल कॉस्ट। इसे भी एक दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए उसको हम नेक्स्ट वीडियो के लिए रखे हैं। तो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच संबंध और मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। कुल औसत लागत या एटीसी एवरेज टोटल कॉस्ट और औसत परिवर्तनशील लागत एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बीच क्या संबंध होता है ये हम यहाँ पे देखेंगे। टोटल एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जैसा अभी हम देख रहे थे कि एक चित्र में पिछले चित्र में हम देख रहे थे कि एवरेज कॉस्ट ऊपर होगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, और ये बाद में एक दूसरे के नजदीक आते जाते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्यों? क्योंकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट घटता जाता है जो कि इनके बीच की दूरी के कम होने का कारण बनता है। तो इसलिए इनके बीच में कुछ संबंध है, वो क्या क्या है वो हम देखते हैं। एवरेज टोटल कॉस्ट बराबर होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के, ये हम देखते आ रहे हैं। एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट एक ही चीज है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होता है। एवरेज टोटल कॉस्ट वक्र एवरेज वेरिएबल एवीसी वक्र दोनों का स्वरूप यू आकार का होता है। दोनों वक्रों के यू आकार के होने का अर्थ है कि उत्पादन में परिवर्तनशील अनुपात का नियम क्रियाशील है। एटीसी वक्र का न्यूनतम परिवर्तनशील अनुपात का नियम का मतलब यह है कि कुछ साधन स्थिर अल्पकालीन टर्म में अध्ययन किया जा रहा है और कुछ साधन स्थिर है और कुछ साधनों को बढ़ा करके ही उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। इसको हम कहते हैं परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, जिसमें 3 उत्पादन के नियम लागू होते हैं। एक तो वर्धमान उत्पादन का नियम, ठीक है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, अभी हमने कहा इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, और दूसरा है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, स्थिर प्रतिफल का नियम, और तीसरा है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, यानी कि घटता हुआ उत्पादन फलन। तो इसी को हम परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं, क्योंकि उत्पादन घटने भी लगता है तेजी से। एटीसी वक्र का न्यूनतम बिंदु एवीसी वक्र के न्यूनतम बिंदु के दाहिनी ओर होता है, क्योंकि एटीसी एएफसी प्लस एवीसी, जिसमें एएफसी उत्पादन में वृद्धि लगातार गिरता रहता है, वो हमने बताया कि क्यों दाहिने ओर एवीसी का न्यूनतम बिंदु पहले आ जाता है जबकि एटीसी का न्यूनतम बिंदु बाद में आता है। इसको एक बार और खींचते हैं, ये है एसी और ये है, एक मिनट थोड़ा और अच्छे से बनाएंगे, या अभी इसको हम देखते हैं चित्र में।
जब तक, एक मिनट देख लेते हैं इसको पहले, आप लोगों के समझने के लिए ये जरूरी है। इस पे आउटपुट हम दिखा सकते हैं। लागत कॉन्सेप्ट है, इसको ठीक से समझते चलेंगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगी, एक बार समझ लेंगे तो ठीक हो जाएगा। ये पीछे चित्र बना हुआ था और यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसका जो ये है एसी कर्व यू आकार का, और ये है एवीसी कर्व जो ये भी यू आकार का है। लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि दोनों में संबंध क्या है, तो एवीसी का न्यूनतम बिंदु पहले आ जा रहा है, मान लो ये एस है, जबकि एवरेज कॉस्ट का न्यूनतम बिंदु बाद में आ रहा है, मान लो ये टी है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है सिर्फ कि जो ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ये अभी इतना तेजी से गिर रहा है, क्योंकि एवरेज कॉस्ट क्या होता है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो बढ़ना शुरू कर दिया है, लेकिन एवरेज कॉस्ट अभी भी गिर रहा है। उसका कारण यह है कि एवरेज कॉस्ट गिर रहा है और एवरेज कॉस्ट की गिरने की गति इतनी अधिक है जो एवरेज कॉस्ट में बढ़ने की गति से बहुत ज्यादा है, जो इसको भी कवर करते हुए टोटल एवरेज कॉस्ट को कम कर दे रहा है। ठीक है, तो यही कारण है कि इसका जो न्यूनतम बिंदु है बाद में आता है, जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बढ़ने की गति अधिक हो जाए एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट में घटने की गति से, तब ये यहाँ से बढ़ना शुरू कर देता है, क्योंकि इस पे अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हावी होना शुरू कर देगा। तो यही कारण है कि उसका जो पॉइंट है मिनिमम का वो लेट में आता है, बाद में आता है, एवरेज वेरिएबल एवीसी कर्व के बाद आता है। जब तक एवीसी कम होता है एवं अपने न्यूनतम बिंदु पर पहुंचता है तब तक एटीसी भी कम होता है, किंतु एवीसी में अब वृद्धि के बावजूद भी एटीसी कम होता रहता है, क्योंकि कुछ समय तक एएफसी में लगातार कमी एवीसी में होने वाली वृद्धि के एटीसी पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करती है। अतः उस दशा में भी कुछ समय तक जब एवीसी में वृद्धि होती रहती है तब भी एटीसी घटता रहता है। अंततः जब एवीसी में होने वाली वृद्धि एएफसी में होने वाली कमी से अधिक हो जाती है तब एटीसी में वृद्धि होने लगती है, जैसा कि मैंने अभी बताया। यही चीज यहाँ पर भी दिखाया गया है। इसको चित्र में समझ लेते हैं। सेम चीज को चित्र में उत्पादन के ओक्यू स्तर पर एवीसी न्यूनतम हो जाता है। ओक्यू स्तर पर OQ1 कह सकते हैं, OQ1 स्तर पर एवीसी न्यूनतम हो जाता है, ई बिंदु पर रहता है। OQ2 स्तर पर न्यूनतम हो जाता है एटीसी। ठीक है, एटीसी OQ2 स्तर पर न्यूनतम होता है, इसके बाद न्यूनतम होता है। इस प्रकार Q1 तथा Q2 बिंदुओं के बीच एएफसी में होने वाली कमी एवीसी में होने वाली वृद्धि के पीछे अधिक है। यही कारण है कि Q1 तथा Q2 के बीच यद्यपि की एवीसी में वृद्धि हो रही है, किंतु एटीसी में फिर भी कमी हो रही है, चूंकि उत्पादन के OQ2 स्तर के आगे एवीसी में होने वाली वृद्धि एएफसी में होने वाली कमी से अधिक हो जाती है, इसलिए अब एटीसी में वृद्धि दृष्टिगोचर हो रही है। इसी चीज को यहाँ पे और एक्सप्लेन किया गया है। मान लेते हैं उत्पादन के स्तर को लेते हैं OQ1 स्तर पे, मान लेते हैं कि एएफसी, यहाँ पे SMC दिखा गया। SMC मतलब मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत। ठीक है, सीमांत लागत, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। S मतलब शॉर्ट रन सीमांत लागत, अल्पकालीन सीमांत लागत इसको कह रहे हैं। और SATC मतलब अल्पकालीन औसत लागत, कुल औसत लागत। SAVC मतलब अल्पकालीन औसत परिवर्तनशील लागत। S लगाने का मतलब हो गया ये शॉर्ट रन के संबंध में, अल्पकालीन के संबंध में बात हो रही है। ठीक है, तो एवीसी ई बिंदु पे न्यूनतम है, यानी कि उत्पादन के Q1 स्तर पे एवीसी न्यूनतम हो जाती है और इसके बाद बढ़ना शुरू कर देती है। लेकिन चूंकि एवरेज कॉस्ट या एटीसी, यही एटीसी होता है, एटीसी या एसी दोनों एक ही चीज है, ध्यान, ये बराबर होता है एएफसी प्लस एवीसी के। ठीक है, तो ये अभी भी घट रहा है। क्यों? क्योंकि अभी जो एएफसी है वो अभी गिर रहा है और इसकी गिरने की गति इतनी तेज है कि वो एवीसी के बढ़ने की गति को भी समाप्त करते हुए अधिक है, यानी कि यह हावी रहता है एवरेज कॉस्ट पे। ठीक है, इसीलिए ये टोटल इसका इफेक्ट रहता है कि ये घटता है E1 तक, यानी कि उत्पादन के Q2 स्तर तक। Q2 स्तर पे जो एवीसी है इसकी बढ़ने की गति
इतनी अधिक हो जाती है कि वो AFC के घटने की गति से अधिक हो जाती है, ठीक है। और इसके कारण जब ये बढ़ने की गति अधिक होती है तो ये हावी हो जाता है ATC पर, यानी कि एवरेज कॉस्ट पर, और इसलिए यही कारण है कि E1 से यह बढ़ना शुरू कर देता है। और ये एवरेज कॉस्ट ATC AVC के नजदीक आने लगता है। क्यों? क्योंकि AFC बहुत ही कम हो जाता है। आगे देखो, ये बहुत ही एक्स एक्सिस के बहुत ही करीब आ गया। हालांकि ये जीरो नहीं होता है, AFC नेवर विल बी जीरो, और यही कारण है कि इसमें ये दोनों बराबर नहीं होंगे, यानी कि AVC इक्वल टू AC कभी बराबर नहीं होंगे। और इसलिए क्यों? क्योंकि AFC जीरो नहीं होगा, लेकिन ये बहुत कम हो जाता है, और इसीलिए ये दोनों वक्र एक दूसरे के बहुत ही करीब आ जाते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच गैप होने का कारण ही AFC होता है, यानी कि औसत स्थिर लागत होता है। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।